हर कहानी होती है कुछ खास जो बदल दें आपका नजरिया। सुनिए सबसे हटके कहानियां सिर्फ यूनिक ऐप स्टोरी पर। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जहां हर स्टोरी का पार्ट 2 और आगे के पार्ट्स भी वही अपलोड होंगी। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। एक सड़क, एक लड़की स्कूटी से जा रही थी लेकिन साथ ही साथ बड़बड़ा भी रही थी कि गॉड जी प्लीज जल्दी से मायशा को घर पहुंचा दो वरना आंटी से खूब डांट पड़ेगी। और आपको तो पता है ना कि मायशा को डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी जगह पर अगर रसगुल्ले मिले तो मायशा जरूर खाएगी। मायशा यही सब बोलती जा रही थी तभी ट्रैफिक की वजह से उसे रुकना पड़ा, जिससे मायशा का मुंह बन गया और वो बोली, ओह नो, इस रास्ते को भी अभी ट्रैफिक आना था। ये बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी सी आगे लेकिन साइड में बैठे एक आदमी पर नजर गई जो कि शायद किताबें बेच रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो स्कूटी से उतरने लगी तभी ट्रैफिक क्लियर हो गया। ये देखकर वो रुक गई और अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी, लेकिन चौराहे से घूमकर उस आदमी की शॉप से थोड़ा दूर रुक गई और स्कूटी से उतरकर उन दोनों के पास आई और बोली, अंकल ये बुक कितने के दिए? ये सुनकर उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा कोई भी बुक ले लो, जो मर्जी में आए दे देना। मायशा, लेकिन ऐसे कैसे अंकल, आप इतनी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हो और उस पर भी फल ना मिले तो फिर क्या मतलब? आप जो भी पैसे बोलगे हम खरीद ले लेंगे, आप बस इन सब की कीमत बोलो। अंकल उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोला, बेटा किताबों का तो कोई मोल नहीं होता, बस इन्हें समझने वाला चाहिए। मायशा बोली, ये तो सही कहा अंकल, लेकिन अपनी मेहनत का तो फल बता दीजिए। अंकल बोले, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं देखा जो हर बात को समझ जाती है। मायशा मुस्कुरा कर बोली, वो क्या है ना अंकल, हम दुनिया का इकलौता पिस है, अब हर कोई मायशा तो नहीं बन सकता ना। अब आप जल्दी से हमें ये सारी बुक दे दीजिए वरना अगर हम लेट हुए ना तो आंटी हमें बहुत डांटेगी। अंकल हैरानी से बोले, सारी बुक? मायशा बोली, हाँ सारी। वो क्या है ना, ये किताबें बहुत काम की है और हमें ज़रूरत भी थी तो हम किसी महंगी शॉप से क्यों ले और उन्हें ज़्यादा दाम क्यों दे, इससे तो हम आपसे ही सही दामों में लेंगे ना। अंकल ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, मैं ये सारी किताबें पैक कर देता हूँ, आप मुझे इन सब का 1000 रुपये दे देना। मायशा प्यार से बोली, ओके। अंकल ने सारी बुक पैक कर दी और थैला उसे देते हुए बोले, ये लो बेटा। मायशा ने उनकी किताबों को आपने हाथ में लेकर साइड में रखा और आपने पर्स से 10,000 रुपये निकालकर उन अंकल को देते हुए बोली, ये लीजिए। अंकल इतने सारे पैसों को देखकर हैरान हो गए और बोले, बेटा मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई दे दो। मायशा बोली, अंकल इसमें 1000 आपकी मेहनत की कमाई है और बाकी हम आपको उधार दे रहे हैं, जिससे आप अपनी एक छोटी सी शॉप खोल लो, वहाँ पर आपकी मंथली इनकम अच्छी हो जाएगी, फिर आप हमें चुका देना। अंकल हैरान हो गए और बोले, बेटा मैं ये नहीं ले सकता। मायशा जिद करते हुए बोली, रख लीजिए। उसे एक कार्ड निकाल कर देते हुए बोली, ये लीजिए, जब आपके पास ये पैसे आ जाए तो इस पते पर देने आ जाना, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। अंकल उसकी जिद देखते हुए उससे वो पैसे और उसका एड्रेस ले लिया और उसे खूब सारी दुआ दे दी, क्योंकि मायशा पहली थी जिसने उनका दुख समझा था। घर में उनकी बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और पैसों की तंगी, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों का स्कूल भी छुड़ा दिया था, लेकिन मायशा की इस मदद से उनके पूरे परिवार में खुशियां छा गई थी। मायशा किताबें लेकर जाने लगी लेकिन अंकल बोले, रुको बेटा। मायशा रुक गई और पीछे मुड़ते हुए प्यार से बोली, जी। अंकल ने आपने पर्सनल झोले में से एक बुक निकालकर मायशा की तरफ बढ़ा दी और बोले, बेटा ये लो, ये बहुत खास है, ये मेरे पिताजी को एक भले करने के लिए इनाम के रूप में मिली थी और आपने जो आज मेरी मदद की उसके लिए इसे रख लो। मायशा बोली, नहीं मैं ये बुक नहीं ले सकती। अंकल बोले, बेटा रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। मायशा ने वो बुक ले ली और उनको शुक्रिया कर कर अपनी बुक लेकर स्कूटी लेकर वहाँ से निकल गई। उनके जाने के बाद अंकल भी अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल गए। उज्जवल होम अनाथालय। मायशा की स्कूटी आकर रुकी, वो अपना सामान लेकर अंदर आई तभी एक आवाज आई, मायशा आप इतनी देर तक कहाँ पर थी? मायशा के कदम रुक गए, उसके कशकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, आज तो गई मायशा। वो धीमे कदमों से पीछे मुड़ी तो सामने एक कम उम्र की एक लेडी खड़ी थी जो यहाँ की ओनर उर्मिला देसाई थी, जिसके माता पिता ने ये अनाथ आश्रम खोला था जिन्हें अब ये संभाल रही थी। इनका सरनेम यहाँ के सारे बच्चे यूज करते हैं। उर्मिला जी उसे घूरते हुए बोली, मायशा कहाँ थी आप? मायशा मासूमियत से बोली, सॉरी आंटी, आज ना ऑफिस में ज़्यादा काम था और घर आते वक्त ट्रैफिक, ऊपर से हमारा घर यहाँ एकांत में है तो और ज़्यादा वक्त लग गया। उर्मिला जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि मायशा अक्सर यही बहाना बनाती थी जब भी लेट होती थी, लेकिन वो उसे देखकर बोली,
लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? उन्होंने बुक की तरफ इशारा किया। मायशा बोली, ओह ये तो हम भूल ही गए, ये वो रास्ते में एक अंकल कुछ बुक बेच रहे थे तो हम लेकर आ गए, ये सारी बुक आप सब में बांट देना। उसने उन्हें बुक पकड़ा दी। उर्मिला जी बुक देखकर बोली, आप फिर किसी का भला कर कर आ रही है और खुद का नुकसान, आखिरी आपको मिलता क्या है ये सब कर कर? मायशा मुस्कुरा कर बोली, खुशी मिलती है। ये बोलकर वो अंकल के द्वारा दी गई बुक को लेकर अपने रूम की तरफ भाग गई। उर्मिला जी उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गई और वो सारी बुक लेकर अपने केबिन में चली गई। मायशा अपने रूम में आई और उस बुक को अपनी टेबल पर रख दिया और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर बाहर आई और लैपटॉप पर बिजी हो गई। वो कोई ऑनलाइन सर्जरी करने के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसकी वो सर्जरी 2 घंटे चली, जिसके बाद मायशा अपने बिजनेस की रिपोर्ट देखने लगी। मायशा दिखावे के लिए ऑफिस में 9 बजे से 1 बजे तक की जॉब करती थी, फिर घर आकर अपना खुद का काम करती थी। उसने सारा बिजनेस भरोसेमंद लोगों के हाथ में छोड़ा हुआ था, जिससे अगर कभी कुछ हो जाए तो वो लोग किसी भी गरीब की मदद करने से ना चुके, और वो लोग भी एंजल के नाम से हद से ज़्यादा प्यार करती थे। आखिर करे भी क्यों ना, उसकी वजह से ही तो वो इतने ऊंचे मुकाम पर जो पहुंचे थे। मायशा को ऐसे ही रात हो गई, तब कोई उसके रूम का गेट किसी ने खटकाया तो उसने देखा कि एक लड़की थी जो उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। मायशा ने लैपटॉप को बंद किया और बाहर खाने के लिए चली गई। आधे 1 घंटे बाद वो खाना खाकर रूम में आई तो उसकी नज़र उस बुक पर गई जिसके पन्ने खिड़की से आती हवा से खुल बंद रहे थे। ये देखकर मायशा उसके पास आई। उसने उस बुक को हाथ में लिया और देखा तो पता नहीं उसे बहुत खिंचाव महसूस हुआ। वो उस बुक को लेकर बेड पर बैठ गई। पार्ट 2 द डॉक्टर्स लव डेथ। अब तक आपने पढ़ा कि मायशा बुक लेकर घर आ गई थी। अब आगे मायशा की नज़र उस बुक पर गई जिसके पन्ने खिड़की से आती हवा से खुल बंद रहे थे। ये देखकर मायशा उसके पास आई। उसने उस बुक को हाथ में लिया और देखा तो पता नहीं उसे बहुत खिंचाव महसूस हुआ। वो उस बुक को लेकर बेड पर बैठ गई। मायशा ने उस बुक के टाइटल पर हाथ फेरा जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंपल मगर एलिगेंट तरीके से खूबसूरती से लिखा हुआ था, द डॉक्टर्स लव। मायशा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस पर लिखा हुआ डॉक्टर शब्द उसे खुद की तरफ आकर्षित कर रहा था। उसने उसे खोला तो सबसे आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वेलकम टू द नॉवल। मायशा ने दूसरा पन्ना पलटा, उस पर नॉवेल की स्टार्टिंग थी। वो उस नॉवेल को पढ़ने लगी। हीरो आक्रोश सिंह राणा, एक खतरनाक पर्सनैलिटी का डॉक्टर जो पूरे डॉक्टर वर्ल्ड में फेमस था। वो इस नॉवेल के सबसे महंगे और पॉपुलर कॉलेज और हॉस्पिटल में एज ए टीचर और डॉक्टर काम करता था। इस वजह से एक विलेन गर्ल राहत कपूर, जो उसे काफ़ी टाइम से उससे प्यार करती थी, उसने एडमिशन लिया जिसे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक अमीर फैमिली की जिद्दी बेटी थी जिसने आक्रोश को पाने के लिए कॉलेज की एक टॉपर और सीधी स्टूडेंट हीरोइन काव्या शर्मा को होम करने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार वो हीरो या कोई ना कोई उसे बचा ही लेता था, जिससे उस राहत को बहुत गुस्सा आता। उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसकी ऐसी हरकत की वजह से सब उससे दूर हो गए हैं। उसे सिर्फ खुद से मतलब था। वो अपनी फैमिली की भी कोई वैल्यू नहीं करती थी। उस पर बस उस डॉक्टर को पाने का जुनून सावर था। इसी वजह से उसने उसको छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की, लेकिन हीरोइन को हीरो ने बचा लिया और इस हाथापाई में वो खुद ही गिर गई थी, जिस वजह से वो कोमा में चली गई। फिर एक मास्क मैन ने उसकी जान ले ली। कुछ बातें स्टोरी के साथ पता चलेगी, जिसे देखकर मायशा की आंखों से आंसू गिरकर उस नॉवेल के पेज पर पड़ गए, लेकिन उसे आगे जानना था तो वो बोली, आगे क्या हुआ होगा देखते हैं। उसने आगे के पन्ने पलटे, लेकिन उन पन्नों पर इंक फैली हुई थी जिससे आगे पढ़ पाना नामुमकिन था, जिसे देखकर मायशा बोली, ये आगे तो लिखी ही नहीं है, अब कैसे पढ़े। मायशा बुक के पन्ने को पलटते हुए बोली, एक काम करते हैं, कल अंकल से ही मिलकर पूछेंगे। ये बोलकर उसने उस नॉवेल वाली बुक को साइड में रख दिया और बेड पर सो गई। थोड़ी देर में इस नॉवेल को सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। उसके सोने के बाद वो नॉवेल अपने आप खुलने लगी और जो पेज पर इंक फैली हुई थी वो अपने आप एक खूबसूरत सी लिखावट में बदलने लगी, लेकिन उसे पढ़ने वाला अभी कोई नहीं था। अगली सुबह 6 बजे मायशा अपने रोज के टाइम पर उठी और जल्दी से अपना डेली रूटीन फॉलो कर वो बुक लेकर यहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे जानना था कि उस नॉवेल में आगे क्या हुआ। उसकी स्कूटी अंकल की शॉप के पास आकर रुकी, लेकिन अंकल उसे कहीं नहीं दिखे, जिसे देखकर उसने अपने सर पर हाथ मार लिया और बोली, मायशा आप इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो, आपने ही थी उन्हें न्यू शॉप लेने का आइडिया दिया था ना, तो अब अंकल यहाँ पर कैसे मिल सकते हैं। ये बोलकर वो वापस अपनी स्कूटी के पास आई और उसमें बैठकर निकल गई। मायशा पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों उस बुक में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। उसका दिल एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो रहा था उस बुक के साथ, बाकी कैरेक्टर के साथ, जिसे वो समझ नहीं पा रही हैं। मायशा इसी सोच में थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी, तभी मोड़ से एक ट्रक सामने आ गया। मायशा सोच में इतनी खो गई कि उसका ध्यान ही नहीं गया और उसकी उस ट्रक से खतरनाक टक्कर हो गई, जिससे मायशा उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। उसके सर से खून निकलने लगा।
ये एक्सीडेंट देखकर वो कुछ इक्का दुक्का लोग देखने आ गए, लेकिन ड्राइवर डर गया, लेकिन फिर भी वो उतर कर आगे आया और मायशा के पास आकर उसे संभालते हुए बोला, मैडम मैडम, कोई हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। मायशा, जिसकी नज़रें सिर्फ अपने बैग पर थी जिसमें से उसकी बुक नॉवेल द डॉक्टर दिख रही थी, मायशा ने एक नज़र उस ड्राइवर को देखा जिसके चेहरे पर परेशानी थी। ये देखकर मायशा ने उसका ध्यान खुद की तरफ किया और उससे धीमी आवाज़ में अटकते हुए बोली, पे न पे प र। वो ड्राइवर ने कान लगाकर ध्यान से सुना तो उसे समझ आया कि वो क्या कह रही हैं। उसने जल्दी से पेन और पेपर को ढूंढकर उसे दिया, जिस पर मायशा ने खून से सने हाथों से उस पर लिखा कि उसमें सारी गलती उसकी है, उस ड्राइवर ने कुछ नहीं किया तो उसे सजा ना दी जाए, और आपने साइन कर दिए और उस पेपर को ड्राइवर को थमा दिया। जिसे देख ड्राइवर ने उसे हैरानी से देखा कि ये लड़की कैसे किसी का इतना अच्छा सोच सकती है, जिस इंसान की वजह से उसकी जान जाने वाली हो, फिर चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। लेकिन वो जाते जाते भी उसे कोई परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। उसने उसे देखा और बोला, मैं उस ऊपर वाले से दुआ करूंगा जिसने आपका दिल इतना सोने का बनाया है, वो आपके साथ अन्याय ना करे, आपकी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करे। मायशा दर्द से हल्का सा मुस्कुराई। उसने एक नज़र उस नॉवेल को देखा और उसकी तरफ इशारा किया, जिसे समझकर किसी व्यक्ति ने वो बुक उसके पास कर दी। मायशा ने खून से सने हाथ उस बुक पर रखे और उसकी सांस उखड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। उसकी नज़र अभी भी उस नॉवेल पर थी, जिसे देखकर उस ड्राइवर ने उसकी खुली हुई आंखें बंद की और ऊपर आसमान को देखकर बोला, इसे देखकर लगता इसने काफ़ी कुछ झेला है जो इसके चेहरे के पीछे झलकता है। या मेरे खुदा, तेरे घर इंसाफ है तो इस सच्चे दिल की रूह के हक में फैसला कर, मेरी दुआ कबूल कर मेरे मौला। कहते हैं ना, अच्छे इंसान को और उसकी अच्छाई को सब हमेशा याद रखते हैं। मायशा ने तो इस अनजान शख्स की मदद की थी मरते वक्त, और आपने हक में उसे दुआ करने को अपनी अच्छाई से मजबूर कर दिया था। और कहते हैं कि खुदा सच्चे दिल से की गई दुआ जरूर कबूल करते हैं। पार्ट 3 रीबॉर्न इन नॉवल मैजिकल पावर। अब तक आपने पढ़ा कि मायशा ने तो इस अनजान शख्स की मदद की थी मरते वक्त, और आपने हक में उसे दुआ करने को अपनी अच्छाई से मजबूर कर दिया था। और कहते हैं कि खुदा सच्चे दिल से की गई दुआ जरूर कबूल करते हैं। अब आगे दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल काल्पनिक नाम। एक सफ़ेद कलर का विला जो बहुत सुंदर दिख रहा था, उसके आसपास हरियाली दिख रही थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसी विला के बाहर के गेट से अंदर जाने के गेट तक गार्ड खड़े थे जो कि वहां की पहरेदारी कर रहे थे। ये विला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से था। इसी खूबसूरत विला के एक कमरे में एक परी के जैसी दिखने वाली लड़की सीधी लेटी हुई थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी, उसके आसपास मशीनें लगी हुई थी। अचानक उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगी, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसके पूरे शरीर में हलचल होने लगी। और देखते ही देखते झटके से वो लड़की उठकर बेड पर बैठ गई और तेज तेज सांस लेने लगी। थोड़ा संभलने के बाद वो लड़की चारों तरफ देखकर बोली, हम कहाँ पर हैं? हम तो मर गए थे ना, फिर ये मशीनें, ये सब क्या है? उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो अपने आखिरी वक्त को याद कर रही थी ताकि शायद उससे कुछ पता चल जाए कि वो कहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। उस लड़की ने उस रूम को फिर से एक नज़र देखा और बड़बड़ाई, ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तभी उस लड़की की नज़र साइड में रखे कांच के वाश के रिफ्लेक्शन पर गई और वो तेज आवाज में बोली, ओह तेरी, ये तो बिल्कुल उस नॉवेल के विलेन के स्केच जैसी दिख रही है। मतलब हम उस नॉवेल में आ गए हैं। ऊपर देखकर मासूम आवाज में बोली, लेकिन ऐसा कैसे कर सकता है गॉड जी, हमने तो आज तक एक चींटी तक नहीं मारी, लेकिन बदले में अपने क्या किया, हमारे रिबोन इस नॉवेल में कर दिया। किया तो किया, वो भी विलेन गर्ल के शरीर में। अब हमें सारा रायता समेटना पड़ेगा, उसमें कितनी मेहनत लगती है। बस आप मदद कर देना, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। अब आपको दोष देने का भी क्या फ़ायदा, आप तो जो भी करते हो भले के लिए करते हो। अब पता नहीं इसमें हमारे क्या भला है, लेकिन फिर भी हम इसे स्वीकार करते हैं। ये उनमें से नहीं थी जिसके शायद कुछ हो जाए और वो उसे लेकर बैठी रहे। वो मूव ऑन करना बहुत जल्दी जानती थी। लड़की अब मासूमियत से बोली, अब आपसे मांग लिया है तो आप देर सवेरे दे ही दोगे। राहत, ये सुनकर वो चौंक गई और बोली, कौन है, सामने आओ। उसके ये कहते ही हवा में एक छोटी सी परी नजर आने लगी, जिसे देखकर राहत खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से बोली, ओह माय गॉड लिटिल फेरी। लिटिल फेरी उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर बोली, हाँ राहत, हम ये है लिटिल फेरी लैला जो इस नॉवेल वर्ल्ड में आपकी मदद के लिए आई है। राहत ये सुनकर खुश हो गई और बोली, मतलब हमारे पास मैजिकल पावर होंगी? लिटिल फेरी बोली, हाँ, इस नॉवेल में आपके जन्म के साथ ही काफ़ी चीज़ें बदली है, इसलिए आपको भी पावर मिली है ताकि आप अपनी हिफाजत कर पाए, लेकिन वो शक्तियाँ आपको ज़रूरत पड़ने पर ही अपने आप जागृत हो जाएगी। राहत खुशी से बोली, हमें चलेगा। फिर लिटिल फेरी को देखकर बोली, क्या आप हमारी एक मदद कर सकती है? लिटिल फेरी उसे देखकर बोली, कैसी मदद? राहत उसे देखकर बोली, ज़्यादा नहीं, बस हमें इस बॉडी की असली सोल ने अब तक क्या गड़बड़ की है, उसकी फैमिली वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, तो क्या आप बता सकती हो?
लिटिल फेरी बोली, जी जरूर। ये बोलकर उसने अपनी छोटी सी छड़ी से रोशनी निकाली और उसे राहत के सर पर लगा दिया। इसी के साथ राहत ने आंखें बंद कर ली और उसके सामने सब आने लगा, जैसे कि राहत की फैमिली में कौन कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, और राहत ने जो गड़बड़ की थी वो यहाँ हॉस्पिटल कैसे पहुंची, वगैरह वगैरह सब उसके दिमाग में आ गया। इसी के साथ उसने आंखों खोली और हैरानी से बोली, इस विलेन गर्ल ने तो बहुत कांड किए हैं, जिन्हें सुधारते सुधारते हमारी जिंदगी ही कम पड़ जाएगी। फिर खुशी से बोली, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनकी फैमिली है जो अब हमारी फैमिली है, मतलब हमारे पास भी फैमिली है, उनका पैसा, उनकी पावर सब अब हमारी है। मायशा को अनाथ होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए हर चीज़ की उसकी लाइफ में अलग वैल्यू थी। लिटिल फेरी उसे देखकर मुस्कुराए और बोली, राहत अब हमें चलना चाहिए। उसकी तरफ एक सुंदर सा चांद और तारे वाला ब्रेसलेट बढ़ाकर बोली, इसी रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत लगे आप इन चांद तारों को रब कर कर बोलना, हम वहाँ आ जाएंगे। राहत ने ब्रेसलेट ले लिया और अपने हाथ में पहन लिया। इसी के साथ उसके हाथों से रोशनी निकली और जल्द ही खत्म हो गई, जिसे देखकर राहत ने चमकती आंखों से लिटिल फेरी को देखा, जिसे देखकर लिटिल फेरी मुस्कुराकर वहां से डिस्पेयर हो गई। राहत ये देखकर बोली, चलो थोड़ी तो जिंदगी आसान हुई, बाकी हम बना लेंगे। आलसी आवाज में बोली, लेकिन फिलहाल हमें बहुत नींदी अब फिर है, हम चले सोने। ये बोल वो वापस बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसे थकान हो रही थी तो नींद आ गई। आधे घंटे बाद पार्ट 4 मदर फादर एंड डॉटर लव। अब तक आपने पढ़ा कि राहत अपने मम्मा पापा से मिलती है। अब आगे। आधे घंटे बाद उस रूम का गेट खुला और सिंपल सी मगर एलिगेंट साड़ी पहने एक लेडी बाहर आई। उस लड़की के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उनकी आंखें नम थी। वो बोली, प्रिंसेस जल्दी से ठीक हो जाओ, आप ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, प्लीज बच्चा जल्दी से ठीक हो जाओ। उनके आंसू उस लड़की के हाथ पर गिर गए, जिससे उसकी आंखें खुलने लगी। लड़की ने आंखें खुलते ही सामने खड़ी लेडी को हैरानी से देखा था। उसे देखकर वो लेडी खुश हो गई। वो बोली, प्रिंसेस आप ठीक हो। लड़की ये सुनकर याद करने